हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और सर्वाइवल मूवी एड्रिफ्ट। यह कहानी एक ऐसी लड़की की होती है जो समुद्र के बीच में अकेली फंस जाती है और वो 41 दिनों तक उसी समुद्र में रहती है। आखिर वो वहाँ पर कैसे पहुँचती है, क्या वो जिंदा बच पाती है? तो ये सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। इस फिल्म की शुरुआत में हम टामी नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक बोट के अंदर होती है और इस बोट के अंदर पानी भरा हुआ है। टामी उठती है, वो इस बोट से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है और ये बोट धीरे धीरे डूब रही है। लेकिन तभी लहरें आती है और ये बोट पलट जाती है। उसी वजह से टामी एक खिड़की की मदद से ऊपर आ जाती है और उसे पता चलता है कि इस समंदर के अंदर वो बिल्कुल अकेली है और वो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड को आवाज लगाती है, लेकिन रिचर्ड का कोई अता पता नहीं होता और इस सीन को यहीं पर रोक दिया जाता है और में 5 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हम एक छोटे से देश को देखते हैं जिसका ताहिती नाम होता है। यह साल 1983 होता है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। हम यहाँ पर तामी को देखते हैं और तामी यहाँ पर ताहिती के अंदर पहुँचती है, यहाँ के लोगों से मिलती है। दरअसल वो घूमने का काम करती है और वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है और लगभग 9-10 की उम्र में ही अपने घर से भागकर आ गई थी और कभी अपने घर में नहीं गई। वो बस यहाँ से वहाँ भटकती रहती है और वो यहाँ पर आकर नाव को साफ करने का काम करने लगती है और उसे इस काम में काफी मजा आता है और वो बस यहाँ समुद्र के अंदर रहती है क्योंकि वो खुलकर इस दुनिया को जीना चाहती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक लड़के के साथ होती है। रिचर्ड के पास में खुद की बोट होती है तो तामी रिचर्ड की बोट पर भी काम करती है और रिचर्ड को तामी काफी अच्छी लगती है और रिचर्ड तामी को डिनर के लिए पूछ लेता है तो तामी भी रिचर्ड को मना नहीं कर पाती और वो हाँ बोल देती है और इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और शाम होते ही तामी रिचर्ड के पास में पहुंचती है जहां पर रिचर्ड तामी के लिए डिनर बनाता है। साथ में वो ये भी बताता है कि मैंने ये बोट खुद बनाई है। तामी पूछती है कि तुम काफी सालों से समुद्र में रहे होगे, तुम्हें कैसा लगता है? तो यहाँ पर रिचर्ड बताता है कि समुद्र से मेरा मन भर गया और मेरी रातों की नींद पूरी नहीं होती और उसी वजह से मुझे समुद्र से चिढ़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है समुद्र में बार बार जाना और ये एक एहसास है जिसे मैं कभी बयान नहीं कर पाऊंगा। और तब रिचर्ड टामी को अपनी बोट में ले जाता है जहां वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं और जहां पर झरने होते हैं वहां पर भी नहाते हैं और वहां पर ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर तामी को भी रिचर्ड पसंद आने लगता है और वो दोनों किस करते हैं और रिचर्ड तामी को एक गिफ्ट देता है। ये तामी के लिए कपड़े होते हैं और तामी रिचर्ड के इस गिफ्ट से काफी खुश होती है और वो ये कपड़े पहनकर बाजार में घूमने के लिए जाती है और इस तरह से तामी को पता चल जाता है कि रिचर्ड मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जब ये रेस्टोरेंट में लोग खाना खाते हैं तब यहाँ पर तामी अपने बारे में बताती है कि मेरे दादा और दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है क्योंकि जो मेरी मॉम है वो बचपन में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उस टाइम पर उनकी उम्र केवल 15 साल की थी। उसी वजह से वो मेरी ज्यादा केयर नहीं कर पाई। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हो गई और मैं पैसे बचाना शुरू किया और फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों मिलकर घर से भाग गई और हम दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मुझे घर से बाहर 5 साल हो चुके हैं। तो वो दोनों यहाँ पर डांस करते हैं और रिचर्ड यहाँ पर तामी को बताता है कि मैं तुम्हें हर जगह घुमाने के लिए ले जाऊंगा और हम दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय किया करेंगे। तभी उन दोनों को यहाँ पर एक बूढ़ा कपल नजर आता है जो कि रिचर्ड का ही दोस्त होता है। यहाँ पर ये बूढ़ा कपल बताता है कि हम दोनों को लंदन पहुँचना है और हम तुम्हारी बोट की मदद से कैलिफोर्निया से हजाना जाएंगे, तो क्या तुम अपने बोट को ले जाने के लिए तैयार हो? साथ में ये लोग ये भी बताते हैं कि हम तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे भी देंगे और हमें पता है केवल तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो हमारा ये काम कर सकता है। तो रिचर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा और वो तामी से बातचीत करने लग जाता है। तामी बताती है कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी क्योंकि सैन डिएगो में मेरा घर है और मैं अपने घर के आसपास नहीं जाना चाहती। तो रिचर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं उस कपल को मना कर दूंगा। तो तामी बोलती है कि तुम मेरे लिए मना मत करो, अगर तुम अकेले जा सकते हो तो वहाँ पर चले जाओ। तो रिचर्ड बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ, ये काफी रोमांचक सफर होगा। तो बाद में तामी भी इस चीज के लिए हाँ बोल देती है और बाद में रिचर्ड और टामी इस बूढ़े कपल को शाम को मिलते हैं। रिचर्ड बताता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ में जाने के लिए तैयार हूँ और ये दोनों अगले कुछ दिनों में उस बूढ़े कपल को उस जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते थे और वहाँ से रिचर्ड और तामी ताहिती के लिए वापिस आ रहे हैं। यहाँ पर तामी रिचर्ड से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो रिचर्ड बताता है कि जब मैं छोटा सा था तब मेरी मॉम ने खुद को लटका लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब रिचर्ड यहाँ पर तामी को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है तो तामी इस चीज के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन अगली सुबह इन लोगों को सूचना मिलती है, ये सूचना रेडियो के जरिए मिलती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए समुद्र के अंदर जो भी लोग हैं वो समुद्र से बाहर आ जाएं। तो अब रिचर्ड और तामी इन दोनों की समस्या बढ़ जाती है। रिचर्ड बोलता है कि अगर हम ताहिती की तरफ जाएंगे
तो शायद हम समुद्र में खो सकते हैं। इसीलिए हमें उस तरफ जाना होगा जिस तरफ तूफान जा रहा है, ताकि तूफान की जोरदार टक्कर हमारे साथ में ना हो। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं और जिस तरफ तूफान जा रहा है ये भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, उसी वजह से इनकी नाव बहुत ज्यादा हिलने लगती है। ये पाल वगैरह तो नीचे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी नाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर रिचर्ड तामी को बोलता है कि तुम अंदर चली जाओ, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी और मैं बाहर रहूंगा। उसी वजह से तामी अंदर चली जाती है, लेकिन तभी एक और लहर आती है जो इस नाव को पलटा देती है और जो रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ा हुआ था वो नाव के नीचे गिर जाता है और ये नाव पलट जाती है और रिचर्ड का सिर किसी लोहे की चीज से लग जाता है और उसी वजह से वो पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। और तामी सुबह इस नाव से बाहर निकलती है तो देखती है कि नाव का बहुत सारा नुकसान हो चुका है और रिचर्ड नाव के ऊपर भी नहीं है। इसीलिए वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, लेकिन रिचर्ड दूर दूर तक उसे दिखाई नहीं देता। वो रेडियो की मदद से यहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई मदद के लिए आ सके, लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पाता। उसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि वो इस समुद्र में फंस चुकी है। वो दूरबीन की मदद से देखने लग जाती है कि क्या कोई जहाज है, लेकिन उसके आसपास कोई जहाज नहीं होता। लेकिन तभी वो दूरबीन की मदद से देखती है कि बहुत छोटी नाव बहुत दूर है। इसीलिए अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बोट स्टार्ट नहीं होती क्योंकि जो इस बोट के पाल वगैरह हैं वो बोट के अंदर फंसे हुए हैं। उसी वजह से वह उन पाल के वायर को काटती है ताकि वो पाल बोट से अलग हो सके, लेकिन उसी दौरान वो पानी में गिर जाती है और जो बोट का पाल है उसके नीचे वो फंस जाती है और काफी मुश्किल से बेचारी बाहर निकल पाती है। लेकिन देखती है कि बोट उससे काफी दूर जा चुकी है। तब वो तैर कर किसी तरह बोट के करीब जाने की कोशिश करती है और मुश्किल से अपनी बोट को पकड़ पाती है और जल्दी से एक टेप निकालती है और जहाँ जहाँ पर बोट में छेद हुए हैं वहाँ पर उस टेप को लगा देती है ताकि बोट के अंदर पानी ना जाए। और जितना भी बोट के अंदर पानी भरा हुआ है उस पानी को वह किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि बोट डूबने से बच जाए। और वो एक लोहे के डंडे को भी खड़ा करती है ताकि उससे वो पाल को बांध सके, ताकि हवा की मदद से उसकी बोट थोड़ी थोड़ी आगे जाती जाए। और इस काम में वो कामयाब हो जाती है। वो इस लोहे के डंडे को खड़ा करती है और उस लोहे के डंडे से वो पाल को भी बांध देती है। और काफी देर बाद वो उस छोटी सी नाव के पास में पहुंच जाती है। फिर वो खुद को रस्सी बांधती है और समुद्र के अंदर कूद जाती है और यहाँ से वो रिचर्ड की तरफ जाती है तो देखती है कि रिचर्ड उस छोटी सी बोट के पास में है और वो अभी भी जिंदा है। और वो रिचर्ड को पकड़ती है और किसी तरह अपनी नाव के करीब लाने की कोशिश करती है और काफी देर बाद वो रिचर्ड को अपनी नाव के ऊपर ले आती है। रिचर्ड के पैर में भी चोट लगी हुई थी और रिचर्ड को बहुत तेज बुखार भी था, लेकिन वो खुश है कि रिचर्ड उसके पास में है और जिंदा है। और वो यहाँ पर रहकर रिचर्ड का इलाज करती है, साथ ही साथ कुछ नंबर्स को अपनी बोट में भर देती है ताकि उनकी बोट उसी लोकेशन पर जाती जाए जहाँ पर उन दोनों को जाना है। तामी यहाँ पर मैप देखने लग जाती है और वो बताती है कि शायद हम समुद्र में खो चुके हैं और कोई भी हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए नहीं आएगा और तो और यहाँ से कोई बड़ा जहाज भी नहीं गुजरता और शायद हम दोनों समुद्र के अंदर मर जाएंगे। लेकिन जो रिचर्ड बोलता है कि ऐसा मत बोलो, जरूर हम तक मदद पहुँच जाएगी और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और हवा भी बहुत कम चल रही है। तो रिचर्ड बोलता है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते गए तो सैन डिएगो पहुंचने में कम से कम 25 दिन लग जाएंगे। तो तामी बोलती है कि मैं सैन डिएगो नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ से हवाई की तरफ जाना चाहिए। लेकिन रिचर्ड बोलता है कि वो बहुत ज्यादा दूर है और हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो तामी बोलती है कि अगर हम हवा की दिशा में जाएंगे तो हवाई में जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रिचर्ड यहाँ पर तामी की बात को मान लेता है और ये फैसला करते हैं कि हम हवाई की तरफ जाएंगे। और तभी यहाँ पर तामी अपनी शिप के अंदर जितना भी खाने का सामान था उसे इकट्ठा करके लेकर आती है और ये लोग देखते हैं कि इनके पास में खाने के कुछ डिब्बे हैं। इसका मतलब ये कुछ दिनों तक यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इन दोनों के पास में पानी की बहुत कमी होती है। साथ ही साथ तामी यहाँ पर मैप में अपनी सही लोकेशन भी देखती रहती है ताकि वो दिशा को ना भटक जाए। रिचर्ड उसे बोलता है कि हमें खाना बचाना होगा और तुम्हें मछलियाँ पकड़नी होंगी। उसी वजह से वो खुद को रस्सी बांधकर समुद्र में कूद जाती है और वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसे हाथ नहीं लगती। वो बोलती है कि मैं कभी मछलियाँ नहीं पकड़ पाऊंगी। तो रिचर्ड बोलता है कि ऐसा मत बोलो, अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मछलियाँ ही पकड़नी होंगी। और साथ ही साथ इस बोट के नीचे जो पंखा है उसके अंदर भी पाल फंसा हुआ था और तामी उस पाल को निकालने का भी काम करती है। साथ ही साथ वह बेचारे रिचर्ड को भी संभालती है, उसकी केयर करती है, उसके घाव के ऊपर दवाइयाँ वगैरह लगाती है। अब इन दोनों को जहाज पर फंसे हुए काफी दिन हो गए हैं और एक दिन समुद्र के अंदर बारिश होती है। इस चीज से ये दोनों काफी खुश होते हैं और तामी यहाँ पर बहुत सारी चीजों में पानी भर लेती है ताकि इन लोगों को पानी की कमी ना हो। और इस तरह से इन लोगों को समुद्र में फंसे हुए 18 दिन बीत जाते हैं। तामी यहाँ पर कुछ सामान को देखने लग जाती है। उस सामान के अंदर उसे कुछ बियर की बोतल मिल जाती है
और इस चीज से वो काफी खुश होती है और वो खुद भी थोड़ी थोड़ी बियर पीती है और साथ ही साथ रिचर्ड को भी पिलाती है। यहाँ पर एक गिटार भी था और तामी उस गिटार को लेकर बजाने लगती है और गाना गाने लगती है। यहाँ पर रिचर्ड बोलने लग जाता है कि काश हम दोनों ना मिले होते तो शायद मैं तुम्हें इस मुसीबत में ना डालता। लेकिन तभी तामी रात को एक बहुत बड़ी जहाज को देखती है जो इनके करीब आ रही थी। तो तामी यहाँ पर कुछ फ्लेयर गन को चलाती है, लेकिन वो जहाज इन्हें नहीं देख पाता और इनकी बोट के करीब से गुजर जाता है और कुछ दूर जाकर गायब हो जाता है। यहाँ पर तामी को पता चल जाता है कि मुझे हेलुसिनेशन होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर असल में जहाज था ही नहीं और मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर जहाज है। और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है कि हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे और कभी नहीं निकल पाएंगे। तो रिचर्ड बोलता है कि शायद ऐसा ही है, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तो तामी बोलने लग जाती है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, कम से कम झूठ बोल दो कि हम यहाँ से निकल जाएंगे ताकि मेरे अंदर हौसला आ जाए। और अगले दिन वो रिचर्ड के घाव को देखती है, वो घाव सड़ने लगे थे और रिचर्ड की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो उसे पानी पिलाती है और थोड़ा सा खाना खिलाती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि हम हवाई से 690 मील दूर बचे हैं और शायद हम बहुत जल्दी हवाई में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तामी रिचर्ड को बताती है कि सूरत लाल होने लगा है, शायद एक और तूफान आने वाला है और उसके लिए मुझे अभी से तैयारियां करनी होगी। वो पाल को नीचे कर लेती है, लेकिन वो एक तेज हवा का झोंका था जो रात को यहाँ से निकल जाता है और सुबह तक इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। और तामी यहाँ पर खुद के बारे में बात करती है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे दादाजी अचानक मुझसे मिलने के लिए आया करते थे और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आया करते थे। लेकिन अगली सुबह वो गायब हो जाते थे, पता नहीं कहाँ चले जाते थे और मैं उदास हो जाती थी। मेरी फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती थी और जब लड़ाइयाँ होती थी तब मैं बाथरूम के अंदर जाकर बाथटब में बैठ जाती थी और ये सोचने लग जाती थी कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई हूँ। और वो यहाँ पर रिचर्ड को बोलती है कि तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो और ये सोचो कि हम दोनों किसी और दुनिया में आए हुए हैं। और तामी अगले दिन यहाँ पर रिचर्ड को बोलती है कि मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे पता है कि उसे अकेले ही सर्वाइव करना होगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रिचर्ड अब तक उसके पास में था ही नहीं, बल्कि उसे हेलुसिनेशन हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि रिचर्ड उसके पास में उसकी मदद कर रहा है, वो उसे खाना खिला रही है, लेकिन सच में रिचर्ड था ही नहीं, क्योंकि बोट पलटते ही रिचर्ड तो गहराई में चला गया था और वो अब तक अकेली थी और खुद से बातें कर रही थी। उसके साथ बस रिचर्ड की यादें ही थी। और इस तरह टामी यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती है और समुद्र में काफी दिन बीत जाते हैं। वो यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ कर लेकर आती है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी बोट पर एक दिन एक पक्षी आकर बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि अगर यहाँ पर पक्षी आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई आइलैंड है। इसीलिए वो दूरबीन की मदद से देखने लग जाती है तो उसे बहुत दूर एक आइलैंड नजर आता है। उसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उसे वहाँ पर एक जहाज भी नजर आता है और तामी उस जहाज की तरफ फ्लेयर गन को चलाती है और वो जहाज वाले यहाँ पर तामी को देख लेते हैं और वो जहाज उसकी तरफ आता है। और इस तरह से वो काफी खुश होती है कि चलो उसकी जान बच गई। और वो लोग यहाँ पर तामी के पास में आते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और इस तरह से तामी समुद्र के अंदर 41 दिनों तक रही और तब जाकर उसकी जान बची। और इसके कुछ टाइम बाद वो एक गाड़ी में होती है और जो रिचर्ड की बोट थी उसे वो बिल्कुल ठीक करवा लेती है और जो भी पल उसने रिचर्ड के साथ में गुजारे थे उन पलों को याद करती है। और उन पलों को याद करके वो बहुत ज्यादा रोती है और वो मूवी की आखिर में समुद्र के किनारे के पास में खड़ी होती है और हमें पता चलता है कि रिचर्ड 33 साल का था और उसने अपनी जान गंवा दी। और उस टाइम पर तामी केवल 24 साल की थी और तामी 41 दिनों तक समुद्र में सर्वाइव करती रही। और आखिर में हमें असली तामी की तस्वीरों को दिखाया जाता है। उसने ये कहा था कि रिचर्ड ने मुझे जिंदा रखा, अगर उसकी यादें मेरे साथ ना होती तो शायद मैं कब का मर जाती। और तामी ने बोट को चलाना कभी नहीं छोड़ा, वो उसके बाद भी बोट को चलाती रही। और इसी के साथ में यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।